हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग स्टील सेक्टर से जिस कंपनी का बात करेंगे उसका नाम है हरिओम पाइप्स। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हरिओम पाइप्स क्या बनाता है। ठीक है। तो हरिओम पाइप्स एमएस ट्यूब्स और पाइप्स बनाता है और उसके साथ स्कैफोल्डिंग बनाता है। एमएस ट्यूब्स और पाइप्स कहाँ पे यूज़ होता है? एमएस ट्यूब्स और पाइप्स यूज़ होता है मशीनरीज में। जो बड़ा बड़ा जो मशीनरीज बनता है उसमें यूज़ होता है ट्यूब्स और पाइप्स। ठीक है। और उसके साथ साथ जो फैब्रिकेशन होता है, जो इंडस्ट्री में जो फैब्रिकेशन के प्रोसेस होता है उसमें एमएस ट्यूब्स बनता है और एमएस ट्यूब्स का काम होता है। और फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी पाइप्स का यूज़ होता है वो एमएस पाइप्स होता है। ठीक है। तो एमएस पाइप्स कौन बनाता है? एच आर हरिओम पाइप्स, राइट। और इसके साथ इनका जो प्रोडक्ट है वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जो पाइप्स जो एमएस पाइप्स होता है छोटा, उसको वो छोटा छोटा करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है। जो क्या होता है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो काम में आता है, जो एक स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे उसमें चढ़ के वर्कर्स या फिर इंजीनियर्स उसमें काम करता है। ठीक है। ये सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, तो इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत ऊंचा ऊंचा जब बिल्डिंग बनता है या फिर जो इंडस्ट्री में जो नया कोई भी वेयर हाउस बन रहा है या फिर बिल्डिंग बन रहा है, तो उसमें क्या होता है, पाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो कि बहुत इजीली असेंबल भी होता है और डिसमेंटल भी होता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है। तो ये स्कैफोल्डिंग के लिए जो मतलब पाइप्स लगता है या फिर जो पूरा स्कैफोल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ये कौन बनाता है? ये हरिओम पाइप्स बनाता है। तो ये हरिओम पाइप्स का मेन जो जैसे मैंने कल अपने वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों को मतलब स्टील सेक्टर में कंपनीज को देखना है तो आप जो कंपनीज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाता है, मतलब जो एंड यूज़र के लिए मतलब यूज़ होता है। ठीक है। एंड यूज़र डायरेक्ट मतलब उसको परचेज कर सकता है। ठीक है। तो उस वो प्रोडक्ट जो कंपनीज बनाता है उसको देखिए तो उसमें हरिओम पाइप्स आ जाता है। ठीक है। तो हरिओम पाइप्स का जो मेन क्या है प्रोडक्ट? एमएस पाइप्स एंड ट्यूब्स और उसके साथ साथ स्कैफोल्डिंग। अभी ये हाल ही में और दो प्रोडक्ट ये लोग बना रहा है जो है जीपी कॉइल्स। मतलब जो स्टील होता है ना, स्टील के ऊपर एक जिंक का कोटिंग होता है। किसके लिए? कि रास्ट उसमें ना आए, कॉरोजन ना है, तो उसके वजह से ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है। तो ये जीपी कॉइल्स बनाता है। ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है? जो रूफिंग सिस्टम होता है ना, रूफिंग वेयर हाउस हो गया, घर में रूफ का जो सीट होता है तो उसमें यूज होता है। ठीक है। कॉइल्स मतलब जो पतला सीट होता है उसको फोल्ड करके कॉइल्स बनाया जाता है। ठीक है। तो वही सीट को हम लोग रूफ में यूज करते हैं। उसके बाद जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग है, जैसा मैंने कहा कि वेयर हाउस में जो रूफिंग के काम में वो आता है। ठीक है। फिर पैकिंग के स्ट्रिप्स के लिए, मतलब जो पैकिंग होता है, पैकिंग का जो स्ट्रिप होता है, ठीक है, उसके उसके लिए जीपी कॉइल्स का यूज़ होता है। ठीक है। रोलिंग शटर्स के लिए। ठीक है। और फैन इंडस्ट्री में इसका यूसेज है। ठीक है। और इसके साथ ये लोग क्या बनाता है, अभी बनाना शुरू किया ये अपने जो नया प्लांट है उसमें ये लोग क्या बनाता है? जीआई पाइप्स और जीपी पाइप्स। ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? जीपी पाइप्स और जीआई पाइप्स का जो यूसेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया या फिर कोई मशीनरीज हो गया तो उसमें यूज़ होता है। या फिर जो वाटर जो जीआई पाइप्स होता है ना, तो जीआई पाइप्स मेनली जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो पाइप हम लोग देखते हैं बिछाया जाता है, तो ये जीआई पाइप्स होता है। तो इसको कौन बनाता है? हरिओम पाइप्स। समझ में आ गया? अब इनका जो मेन बात है कि हम लोग इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हाल ही में जो Q1 FY26 का जो अपडेट आया है, बिजनेस अपडेट, तो इसमें इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है। ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 97%, अराउंड 96 to 97% जो इनका प्रोडक्ट सेल होता है उसमें सिर्फ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ही 96 से 7% है। समझ में आया? ओके। तो अब इनका जो मतलब अभी जो सेल आया है, मतलब सेल का जो डेटा आया है, ये मतलब 35% से इन लोगों ने ईयर ऑन ईयर अपने वॉल्यूम को ग्रोथ किया।
ठीक है, समझ में आया, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है माना जाएगा, क्योंकि इन लोगों का टारगेट भी है, गाइडेंस भी वैसा ही है कि आने वाले जो FY26 है, FY27 है, इन 2 साल में इन लोगों का वॉल्यूम टारगेट 30% CAGR के आसपास ही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ रहा है। आने वाले सालों में भी कंपनी कह रहा है कि अच्छा ग्रोथ आ सकता है। ठीक है, अब इनका जो मेन पहले इन लोगों का 4 प्लांट है, इसके बात कर लेते हैं कि महबूब नगर में, तेलंगाना महबूब नगर में इनका 2 प्लांट है। ठीक है, तेलंगाना में है। और इसके बाद है अनंतपुर में इनका एक प्लांट है जो है कि आंध्र प्रदेश में, और एक है पेरुंदुरई जो तमिलनाडु में है। ठीक है, और तो इनका जो प्लांट है अभी 112 एकड़ जमीन के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन उनमें से 65 एकड़ का जो जमीन है ये अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो मतलब फ्यूचर में एक्सपेंशन का बहुत स्कोप है, क्योंकि इनके पास जमीन है। ठीक है, मतलब उतना कैपेक्स शायद मतलब जमीन खरीदने के लिए नहीं करना पड़ेगा। जो भी कैपेक्स होगा ये सिर्फ मशीनरीज और प्लांट बिठाने के लिए होगा। ठीक है, जो कि ये लोग कह रहा है कि इंटरनल जो एक्रूअल्स है, मतलब ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आता है उसी से ये लोग कर लेगा, तो बाहर से डेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनका एक्चुअली जो मोट है, हरिओम पाइप्स का जो मोट है, ये क्या है, ये मतलब जो भी प्रोसेस है, मतलब जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में जब इंडस्ट्री का बात कर रहा था, तब मैंने बताया था कि एक मतलब रॉ मटेरियल से कैसे बहुत सारे प्रोसेस के बाद एक एंड प्रोडक्ट बनता है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम लोग जिसे कह रहे हैं वो बनता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस के बाद ही बनता है। तो हरिओम पाइप्स का क्या है कि इनका जो मेन जो जितना भी प्रोसेस है, ये सिर्फ मेन जो आयरन ओर है ये बाहर से प्रोक्योर करता है। समझ में आ गया, आयरन ओर ये बाहर से लेता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, ये बाकी जितना मतलब आयरन ओर को फिर स्पॉन्ज आयरन में कन्वर्ट करना, स्पॉन्ज आयरन को फिर जो उसके साथ कार्बन मिक्स करके जो स्टील बनता है, जो माइल्ड स्टील बनता है, उसका जो बिलेट्स बनाना हो, इसके बाद HR स्ट्रिप बनाना हो, उसके बाद जाके MS ट्यूब्स और स्कैफोल्डिंग बनता है। ये पूरा जो प्रोसेस है ये हरिओम पाइप्स अपना प्लांट में खुद करता है। बाहर से ये कुछ मतलब प्रोक्यूर कुछ नहीं करता है, सिर्फ आयरन ओर के सिवा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, इसके तौर से मतलब देखा जाए तो हरिओम पाइप के पास एक बहुत बड़ा मोट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्पॉन्ज आयरन पहले डेवलप करता है आयरन ओर से। ठीक है, जो आयरन ओर का जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का, उसके कम मतलब टेम्परेचर में ये लोग रिड्यूसिंग गैस मिला के और कार्बन मिला के, रिड्यूसिंग गैस मिला के ये लोग क्या करते हैं, स्पॉन्ज आयरन, फिर स्पॉन्ज आयरन को ये लोग क्या करता है, जो मतलब MS बिलेट्स बनाता है। MS बिलेट्स मतलब इसके साथ कार्बन मिक्स किया जाता है। ठीक है, और जो स्क्रैप होता है, जो स्पॉन्ज आयरन बनाने के टाइम जो स्क्रैप होता है, उस स्क्रैप को मिक्स करके ये लोग क्या करता है, MS बिलेट्स बनाता है। तो MS बिलेट्स किस लिए यूज होता है, जो हॉट रोल्ड स्ट्रिप होता है। ठीक है, पतला पतला जो स्ट्रिप होता है, ठीक है, हॉट रोल्ड वो मतलब रोलिंग प्रोसेस होता है। जो भी जो इन लोगों के पास मतलब हाई चार्जिंग रोलिंग प्रोसेस भी इन लोगों के पास है। ठीक है, तो ये इसमें क्या करते हैं, MS बिलेट्स को ये लोग रोलिंग करके स्ट्रिप्स बनाता है। फिर वो स्ट्रिप्स डिफरेंट टाइप्स का होता है, मतलब डिफरेंट थिकनेस का होता है। ठीक है, तो उस थिकनेस स्ट्रिप्स बनाता है। फिर स्ट्रिप्स को क्या करता है, ये लोग ट्यूब्स में नहीं तो पाइप में बदलता है। ठीक है, वही उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, MS ट्यूब्स और पाइप्स। ठीक है, फिर MS ट्यूब्स और पाइप्स को मतलब जो पाइप्स होता है, पाइप्स को मतलब जोड़ जोड़ के जो स्कैफोल्डिंग का पाइप होता है ये बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हरिओम पाइप्स क्या करते हैं, एक टोटली जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस है उससे मतलब काम करता है। ठीक है, इनका जो एंड प्रोडक्ट है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, ये बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब और ये हाल ही में जैसे मैंने बताया कि ये GP कॉइल्स और GI जो पाइप्स है ये बनाना शुरू किया है। तो इसके लिए भी एक HRPO
कॉइल्स चाहिए जो ये लोग क्या करता है बाहर से प्रोक्योर करता है, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस है ये अपने प्लांट में खुद करता है। ठीक है, जो HRPO कॉइल्स है इसको ये प्रोक्योर करता है बाहर से। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है CRCA कॉइल्स बनाता है जो कोल्ड रोलिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू से गुजरता है। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जो HR कॉइल्स होता है उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसका हार्डनेस और सरफेस फिनिश भी अच्छा होता है। तो कि इसको क्या कर सकते हैं हम लोग मतलब एंड यूसेज में ले सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स होता है। ठीक है, और हाई क्वालिटी स्टील जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ पे यूज होता है क्या CRCA कॉइल्स। फिर CRCL कॉइल्स को फिर मतलब फर्दर प्रोसेस करके ड्यूरेबिलिटी बढ़ा के क्या किया जाता है CRFH कॉइल्स बनाया जाता है। ठीक है, CRFH कॉइल्स को फिर इसको गैल्वेनाइज्ड करके मतलब इसके ऊपर जिंक का जो कोटिंग है, जिंक का कोटिंग देके इसको GP कॉइल्स बनाया जाता है। ठीक है, फिर GP कॉइल्स को फिर फर्दर प्रोसेस करके पाइप्स बनाया जाता है। समझ में आ गया? तो ये जो पूरा मेरा मेन जो पॉइंट है ये है कि हरिओम पाइप्स जो भी करता है ये अपने प्लांट में मतलब एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस से ही करता है। जो एंड प्रोडक्ट ये लोग बेचता है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इनके जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे 97% अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इनका जो मेन जो प्लांट्स है 4 प्लांट्स है जैसे मैंने बताया। तो इनका अभी जो मतलब करंट जो कैपेसिटी है, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल मतलब जो स्पॉन्ज आयरन से लेके फिर जो MS बिलेट से लेके, ठीक है, फिर जो स्ट्रिप बनाता है, फिर उसके बाद जगह पाइप बनता है। तो वो जो बिलेट्स और जो स्ट्रिप हो गया ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया। किसके लिए? जो MS ट्यूब्स और पाइप्स होता है उसके लिए। तो इसका इनका हरिओम पाइप्स का इनका जो करंट जो कैपेसिटी है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का ये है 260,000 मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, समझ में आ गया। और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ये लोग बनाता है इनका अभी कैपेसिटी है 437,000 मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, समझ में आ गया। तो इनके पास जो हरिओम पाइप्स का जो मेन जो बिजनेस है ये साउथ और वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया के साउथ और वेस्टर्न रीजन में इनका ज़्यादा है। और ये लोग क्या करता है, ये मतलब डीलर से डायरेक्ट इन लोगों का कॉन्टैक्ट है। ठीक है, डीलर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ये प्रोडक्ट बेचता है। तो इसमें क्या होता है, तो इन लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है वो बच जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप करने जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, तो मार्जिन का प्रेशर आ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग डीलरशिप के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचता है। ठीक है, और इनके पास ऑलमोस्ट जो जितना भी प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट इनके पास 800 से ऊपर जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, 800 के ऊपर इनके पास ये है। ठीक है, और 85% जैसे मैंने कहा कि ये लोग डीलरशिप के थ्रू ये लोग मतलब प्रोडक्ट को बेचता है। अभी टोटल इनका जो कैपेसिटी है, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जैसे मैंने बताया कि रॉ मटेरियल और जो फिनिश्ड जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है इनको मिला के ऑलमोस्ट 700,000 मेट्रिक टन पर एनम इनका मतलब अभी कैपेसिटी है। अभी ये नया क्या कर रहा है, नया ये लोग जो मतलब इनका जो मार्जिन सस्टेन करने के लिए ये लोग पावर जो कंजम्पशन होता है, ठीक है, पावर कंजम्पशन के लिए ये लोग एक सोलर प्लांट भी बैठा रहा है। तो हाल ही में इन लोगों ने 1.4 मेगावाट का एक सोलर प्लांट अभी इंस्टॉल किया है। ठीक है, और ये लोग मतलब महाराष्ट्र सरकार से जो एग्रीमेंट है ये 60 मेगावाट का एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। तो आगे जाके मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है ये अपना जो सोलर प्लांट है, रिन्यूएबल जो मतलब एनर्जी है इसी को काम में लेकर अपने प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये है हरिओम पाइप्स। तो समझ में आया कि हरिओम पाइप्स जो पूरा प्रोसेस है ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, अपने जो रॉ मटेरियल से बाहर से प्रोक्यूर करता है आयरन के तौर से। बाकी जितना भी मतलब मटेरियल्स है ये सब अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ही ये लोग बनाता है, जिसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इनका जो MS ट्यूब्स है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सेल्स में, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट और उसके साथ साथ कंट्रीब्यूट करता है GP पाइप। सॉरी, अभी MS ट्यूब्स का जो कंट्रीब्यूशन है ये 37% है, और GP पाइप्स का जो कंट्रीब्यूशन है ये 46% है। और इसके बाद GI कॉइल्स
और जो बाकी चीज़ है ये 13% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इनका जो देखिए बहुत कंपनीज है जो पाइप्स बनाता है, डिफरेंट थिकनेस का पाइप होता है जो डिफरेंट यूज केसेस में डिफरेंट जगह में यूज होता है। ठीक है, तो उनमें से जो 0.3 से 2.5 mm थिकनेस का जो पाइप है, जितना भी पाइप का मार्केट है, ठीक है, मतलब जो स्टील पाइप का मार्केट है, उसमें से जो 15% मार्केट शेयर है ये सिर्फ 0.3 से 2.5 mm की जो थिकनेस की पाइप है इसके पास है 15%। तो हरिओम पाइप का 0.3 से 2.5 mm का जो थिकनेस का पाइप है, सिर्फ हरिओम पाइप के पास ही 9.5% मार्केट शेयर हरिओम पाइप के पास है। समझ में आ गया? फिर से समझिए, जो भी स्टील पाइप का जो भी मार्केट है, ठीक है, उसमें से 0.3 mm से लेके 2.5 mm तक का जो पाइप है उसका मार्केट शेयर 15% है, और उस 15% में से 9.5% मतलब उसमें से 9.5% सिर्फ मार्केट शेयर किसके पास है? हरिओम पाइप्स के पास है। ठीक है, तो एक मतलब बहुत बड़ा मोट है। तो इनका अक्रॉस वेस्टर्न रीजन और साउदर्न रीजन में इन लोगों के पास टोटल 900 डीलरशिप्स है। ठीक है, और जो बिजनेस जो B2B क्लाइंट्स है सब मिला के 900 के आसपास इन लोगों के पास डीलरशिप और B2B क्लाइंट्स है। ठीक है, ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो मतलब जो डायरेक्ट जो जो बिजनेस टू बिजनेस सेल है, मतलब B2B जो सेल्स है दूसरे कंपनी को जो सेल करता है, ये सिर्फ 15% है। तो ये लोग आगे जाके कह रहे हैं कि इसका जो मतलब परसेंटेज है ये आगे जाके और थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई मार्जिन भी होता है। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इसका जो परसेंटेज शेयर है इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि जो इंटरनल जो जितना भी बैकवर्ड प्रोसेस है इसके वजह से बहुत कुछ जो मतलब जो प्राइसिंग जो बीच का जो प्राइसिंग है ये कुछ हद तक बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको रॉ मटेरियल पहले खरीदना पड़ेगा, उसके बाद रॉ मटेरियल को आपके प्लांट में पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसको आपको फिर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, एक मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस भी होता है और कैपिटल इंटेंसिव भी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपके खुद के प्लांट में हो जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है, ये लॉजिस्टिक का खर्चा बच जाता है, जो स्टोरेज का जो मतलब जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी कुछ हद तक सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया? और ये टोटली क्या होता है, इसका कुछ मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स मतलब एक प्रोसेस से और दूसरे प्रोसेस जाने के लिए जो मटेरियल मतलब प्रोसेस होता है उसमें से कुछ मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, जिसको स्क्रैप कहते हैं, तो स्क्रैप को भी ये रिसाइकिल करके यूसेज में लेता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इनका कुछ मतलब वेस्ट कुछ होता नहीं है। तो ये हो गया हरिओम पाइप्स का मतलब एक बिजनेस ओवरव्यू, आप समझ ही पा रहे हैं। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा हम लोग आगे जाके ये कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें, थोड़ा सा आगे मतलब ये क्या हो रहा है कि MS पाइप्स और GP पाइप्स का कैपेसिटी और थोड़ा सा एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो स्पॉन्ज आयरन का जो इनका जो मेन रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये स्पॉन्ज आयरन का भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये भी थोड़ा सा आगे जाके बढ़ाएगा। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे करके क्या कह रहे हैं कि साउदर्न मार्केट से ये लोग ईस्टर्न और नॉर्दर्न मार्केट में भी आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है कि डीलरशिप नेटवर्क को भी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, और जो जैसा मैंने कहा कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को मतलब पावर बैकअप के लिए ये लोग सोलर प्लांट बैठा रहा है। तो ये सब बहुत मतलब इंटरनल जो इंटीग्रेशन है, तो ये सब बहुत तरीके की करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये मतलब एक कैपेक्स भी कर रहा है। ठीक है, पिछले साल इन लोगों ने ऑलमोस्ट 100 करोड़ का एक कैपेक्स भी किया था इसके वजह से।
ठीक है। तो इनका आगे जाके ये लोग कह रहा है कि FY26 में, FY27 में जो इनका टारगेट जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये 30% के आसपास होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा टायर 3 और टायर जो 2 है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ये लोग और भी ज़्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा अभी हरिओम पाइप्स का तो बिजनेस का ओवरव्यू हो गया, आगे जाके क्या मतलब प्लान कर रहा है कंपनी उसका बात हो गया। अभी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा फिनेंशियल जो रिजल्ट आया है FY25 में या फिर Q4 FY25 का, ठीक है, इसका थोड़ा सा बात करते हैं कि इसमें इन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो वॉल्यूम जो ग्रोथ है FY25 में इन लोगों का वॉल्यूम ग्रोथ आया था 23% में, ठीक है, ओके। और इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो 18% से था, और एबिटा मार्जिन भी इन लोगों का थोड़ा सा मतलब ऊपर गया था 12.93% से इनका एबिटा मार्जिन अभी है। तो ये ऑलमोस्ट 12 से 13% के आसपास ही हरिओम पाइप्स का रहता है, ठीक है। लेकिन इसका पैट उतना ग्रो नहीं किया था, मतलब सिर्फ 9% से पैट ग्रो किया, मतलब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट था इनका हाई हो गया था, और फिनेंस कॉस्ट भी हाई हो गया था, क्योंकि ये जो स्पॉन्ज आयरन और जो HR कॉइल्स ये लोग जो बाहर से मंगाता है, ठीक है, तो इनका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया था, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि इनका मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आया, और जो कॉस्ट था ये भी थोड़ा सा, जो फिनेंस कॉस्ट था ये भी थोड़ा सा बढ़ गया था। तो इसके वजह से क्या हुआ, इनके पैट में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया। जिस हिसाब से इन लोगों का रेवेन्यू 18% से ग्रो किया, उस तरीके से इन लोगों का पैट उतनी उस रेट से ग्रो नहीं किया, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी इनका मतलब अभी सही है, 78.63 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया है, जिसमें मतलब ईयर ऑन ईयर 15 गुना का ग्रोथ है, ठीक है। पिछले साल आया था 4.96 करोड़ का, लेकिन इस बार ये लोग जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है इसको, जो प्रॉफिट को कैश फ्लो में बहुत अच्छी तरह से कन्वर्ट कर पाया। 78.63 करोड़ का इन लोगों का ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग क्या कर रहा है कि आगे जाके ये लोग जो इंटरनल एक्रूवल से ही ये लोग कैपेक्स करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले ही मैंने कहा कि इन लोगों के जो प्रोडक्ट है इनमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 97% है, राइट। और जो एबिटा पर टन है, एबिटा पर टन मतलब पर टन आपके प्रोडक्ट में कितना एबिटा आ रहा है, ठीक है। तो ये पिछले साल थोड़ा सा ज़्यादा था, 8,000 के आसपास था, इस बार थोड़ा सा घट गया है, 7,000 के आसपास है। तो ये लोग कह रहे हैं कि आगे जाके ऑलमोस्ट सेम ही रह सकता है, मतलब 7,000 से 8,000 तक ही रह सकता है। और डेट भी इन लोगों के पास, डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.7 के आसपास है, ठीक है। ROE ROC भी ऑलमोस्ट अच्छा है, ROE 10.8% है और ROE 19.2% का ROE है, ठीक है। तो ये है मतलब हरिओम पाइप्स का एक बिजनेस डिस्कशन। आप लोग उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि हरिओम पाइप्स किस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को मतलब बनाता है, ठीक है। ये मेनली बनाता है MS ट्यूब्स और पाइप्स, और उसके साथ साथ स्कैफोल्डिंग बनाता है, और ये लोग अभी बनाता है कि GP कॉइल्स और GI पाइप्स, राइट। समझ में आ गया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दूसरे कंपनी का बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई।